डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। तो इस स्लाइड में क्या ऐसी बात थी जो आपको क्लियर हो गई, मतलब मोस्टली बातें क्लियर हो गई या कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको क्लियर नहीं हो पाई, तो वो भी बताइएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और आप लोग भी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई जो स्पेशलाइजेशन है उससे क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे दो बातें आपने जहन में रखनी है कि वो किसकी बात कर रहा है, कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी इन अदर वर्ड्स वो बात कर रहा है एवरेज कॉस्ट की। कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं? एवरेज कॉस्ट की। वो टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो होती है टोटल कॉस्ट, एक होती है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल दो इंस्टीट्यूट्स हैं, एक इंस्टीट्यूट में एक ही टीचर है, वो सब पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे तो सारे सब्जेक्ट्स में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। कुछ सब्जेक्ट्स में उसकी स्पेशलाइजेशन होगी, वो बहुत अच्छे पढ़ाता होगा, एक्सपर्ट होगा उनके, और कुछ सब्जेक्ट बस उसके एवरेज होंगे, बस पढ़ा लेता है बस जैसे तैसे, ठीक है ना। अब जब एक ही बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो हो सकता है आप उसको इतनी ज़्यादा सैलरी ना दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन हर सब्जेक्ट के आपने वो रखे हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट्स के, स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, इनकी स्पेशलाइजेशन है उसमें। जब आप किसी भी काम में के लिए एक्सपर्ट रखते हो तो ऑब्वियसली वो चार्ज भी क्या करता है, ज़्यादा करता है कि भाई मेरी एक्सपर्टीज़ है इसमें, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है ना। मुझे कोई कल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, मुझे पिछले 5, 6, 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो भाई मैं उसके लिए चार्ज भी ज़्यादा करूँगी या करूँगा। तो टोटल कॉस्ट तो क्या आएगी, तो बेसिकली टोटल कॉस्ट किसकी ज़्यादा आएगी, या मैं आपको, हाँ, आप एक बेकरी की भी मिसाल ले लें। एक बेकरी में सारा काम लेबर्स कर रहे हैं, मैनुअल काम हो रहा है, दूसरी बेकरी में जो है ना वो मशीन्स के थ्रू काम किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि जहाँ मशीन्स के थ्रू काम हो रहा है वहाँ कॉस्ट क्या आएगी, रिलेटिवली ज़्यादा। ये कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। लेकिन जब आप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे आते हैं ना, एवरेज कॉस्ट, ये कैसे निकलती है? इसका फॉर्मूला है कि आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें किससे? टोटल आउटपुट से। तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाती है कि भाई पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है। बेसिकली होता ये है कि जब आप एक्सपर्ट्स रखते हो ना, तो वो क्या करते हैं, उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। और जब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी मैं कह रही हूँ ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रही कि, क्योंकि पता है मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस जब आप स्पेशलिस्ट रख रहे हो तो कॉस्ट भी तो ज़्यादा आ रही है, तो ये पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कम कैसे हो रही है, ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि टोटल कॉस्ट नहीं बढ़ी, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, पर जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की स्पीड है वो क्या है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उसकी डिसीजन मेकिंग और उसकी प्रोडक्टिविटी उस बंदे के बराबर नहीं हो सकती जिसको एक एवरेज काम करना आता है, ठीक है ना। तो जब वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा तो उसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमरेटर से तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ नंबर से बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मशीन रखी और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, 1 लाख कह देते हैं भाई, एक मशीन आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, ठीक है। आप लेबर से भी वो काम करवा सकते थे, हो सकता है आप लेबर से वो काम करवाते तो वो आपसे टोटल आपको 50,000 पड़ते, लेकिन एक मशीन आपसे के लिए 1 लाख लग रहा है। लेकिन अगर आप यही काम लेबर से करवाते तो वो शायद 50,000 में कर देता, लेकिन आउटपुट में फ़र्क आ जाता। मशीन के थ्रू आप आउटपुट पर डे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स, जबकि जो लेबर हैं वो एक दिन में सिर्फ
कितना बना सकते, हो सकता है 50 यूनिट बना पाते। मशीन और लेबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना। ठीक है, जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 500, कितना आ जाएगा भाई आपका, 200 पर कॉस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। जबकि अगर हम यहाँ निकालें तो यहाँ कितनी आ रही है, 50, ज़रा बताइएगा, 1000 आ रही है ना। आप भले आप बोले मिस आपने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया, आप 100 यूनिट्स कर दें, लेकिन हम जानते हैं कि जो काम मैनुअल होता है उसमें कम प्रोडक्शन हो रही होती है, जो काम मशीन्स के थ्रू हो रहा है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो समझाने का मकसद ये है कि बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक इंसान की बात करें जो एक काम में एक्सपर्ट है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एक एवरेज बंदे की प्रोडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तभी जो एक बड़ी फर्म होती है वो हमेशा जिस भी डिपार्टमेंट में बंदे को रख रही है उसमें क्या देखती है, उसके एक्सपीरियंस कितना है। ऐसा नहीं है कि एचआर में वो बंदा रख रही है जिसका एचआर का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्यों रख रहे होते हैं एक्सपर्ट्स, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम एक्सपर्ट्स रखेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। हालांकि उन्हें पता है कि एक्सपर्ट्स को देना भी ज़्यादा है, लेकिन उनको पता है कि ओवर द लॉन्ग रन जब वो प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देखने को बहुत छोटा पॉइंट था, मैं इसको सिंपल तरीके से समझा सकती थी, लेकिन बात ये कि ये पॉइंट आगे आने हैं, आगे आपको पता चलना है कि भाई टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंस है। तो कुछ क्लियर हुआ। एक होती है टोटल कॉस्ट, जो मशीन पे आपको टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 1 लाख। देखने में लग रहा था यार कहाँ तो 50,000 में काम हो सकता था, कहाँ 1 लाख में हो रहा है, लेकिन जब वो काम करना स्टार्ट हुई तो आपको पता चला कि वही मशीन एक दिन में 500 यूनिट बना रही है, और हो सकता है लेबर ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट बना दें, तब भी किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मशीन की, तब भी पर यूनिट कॉस्ट किस में कम आएगी, मशीन के थ्रू। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी फर्म्स होती हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही होती है, कम आ रही होती है। हालांकि वो एक्सपर्ट्स रख रही होती हैं, वो मशीन्स हैवी मशीनरी यूज़ कर रही होती है, फिर भी उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। तो उसकी रीज़न यही है, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशलाइजेशन का एक बेनिफिट है जो यहाँ लिखा हुआ था, और ये आगे भी इंशाल्लाह जब हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये आगे रिपीट होगा। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया आप लोगों को। इसके अलावा मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा पॉइंट था। अच्छा, आप लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे? तो आपने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह ले ली थी? बस ठीक है, चलें। अच्छा, एक हमने कैपिटल फॉर्मेशन का की स्लाइड्स दी थी, ये समझ में आया कुछ कि क्या था इस स्लाइड में? चलें, अब आपका नाम अमीर है, आपके इब्राहिम, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, या क्या पढ़ा आपने बेसिकली? जी जी, हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा सा मुझे पहले एक्सप्लेन करिएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। किस चीज़ के स्टॉक? कैपिटल स्टॉक। और कैपिटल किसे कहते हैं? हम डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं। कैपिटल की क्या डेफिनेशन थी? मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं और उनके थ्रू वो क्या बनाता है, दूसरी चीज़ें। क्या आ जाती है इसमें एग्जाम्पल में? मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, फैक्ट्रीज, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल का बढ़ना। अच्छा, कैसे बढ़ता है ये? ठीक है, मतलब ये होता कैसे? आप सेवर भी हैं ना, तब एक बंदा है जो जिसकी इनकम का कुछ पार्ट बच जाता है, लेट्स से वो सेव कर लेता है। अच्छा, सेविंग से हमारा क्या मतलब है इकोनॉमिक्स में? जनरली अगर हम अपने घर में हमने एक गुल्लक ख़रीदा हुआ है ना, और उसमें हम पैसे डाल रहे हैं, तो हम तो उसको भी सेविंग ही बोलते हैं कि भी हमारी सेविंग है, भाई मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स में कहते हैं ये सेविंग नहीं है, ये होर्डिंग ज़रूर कहलाएगी कि आप पैसा जमा कर रहे हो, बट ये सेविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा 1 साल बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है, और ना वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है। क्या वो पैसा कहीं यूटिलाइज हुआ? 1 साल तक वो वहीं रहा, ठीक है ना।
लेकिन जो पैसा आप अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लगा रहे हो या जो पैसा जो है वो आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, वो पैसा आगे चैनलाइज्ड होगा, बैंक उस पैसे को आपके रख कर नहीं छोड़ देगा, ठीक है ना। अगर आप ये समझते हैं कि अब आपने बैंक में पैसे रखे, आपका पूरा का पूरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बैंक ने क्या करा है, उस पैसे को आगे किसी को दे दिया है, किसको, जिसको आगे ज़रूरत है। तो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन को इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है किसी भी कंट्री में। इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसे। और ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो हमने कहा कि कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लेंडर्स, जो कि सेवर्स हैं, जो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। और एक होते हैं कौन, बोरोवर्स। ये कौन होते हैं, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली सिंपल प्रोसेस है कि एक तरफ हैं हमारे सेवर्स कंट्री के और दूसरी तरफ हैं इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन है, बेसिकली लेंडर्स हैं जो अपना पैसा दे रहे हैं, और इन्वेस्टर्स कौन हैं, कौन है, बोरोवर्स, जिनको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, उनको मशीन्स की ज़रूरत है, उनको फैक्ट्रीज बनानी है, ठीक है ना, XYZ। इन दोनों को आपस में मिलाता कौन है, कैपिटल मार्केट। कह रहे हैं ऐसा नहीं होता कि भाई सेवर्स इन्वेस्टर्स के बाद खुद उठ के जा रहे हैं, नहीं, बीच में कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में बैंक्स भी आ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बेसिकली वो लोग जिनका एक्सेस में, जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट में पैसा सेव कर लेते हैं। और यहाँ बोरोवर्स आते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो कैपिटल मार्केट के थ्रू उनको पैसा दे दिया जाता है। तो सेवर्स का पैसा मोबिलाइज्ड होता है किसके पास, बोरोवर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, और फिर वो उस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो इकोनॉमी जहाँ लोग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं और सेविंग बहुत कम करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचता, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जैसी इकोनॉमीज़ क्या हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है हमारी। ये कौन सी इकोनॉमी होती है, जिसमें हम मोस्टली, हमारा जो एटीट्यूड है वो ये कि हम अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसकी तो हमने एक इम्पॉर्टेंस एडम स्मिथ की डेफिनेशन में देखी, आप कंज्यूम नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कहाँ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का सारा पार्ट कंज्यूम कर लोगे और सेव नहीं करोगे, तो वो भी एक उसमें भी एक फैक्ट है ना, यानी आपने एक थोड़ा सा बैलेंस रखना है। आप सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये सेवर्स हैं जो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन का, इनके थ्रू ही जो है वो फंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं होता। बैंक जो इन्वेस्टर्स को पैसा देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कौन, किसका पैसा होता है, हमारा पैसा होता है, ठीक है ना, जो वो आगे दे रहा होता है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, ठीक है ना। मोस्टली मैं बार बार बता रही हूँ कि जहाँ तक हमने चैप्टर 1 के 19 स्लाइड्स पढ़े हैं, इसमें से पेपर में कौन सा टॉपिक से ज़रा फ्रीक्वेंट MCQs आ रहे होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उनके रिवॉर्ड्स, ठीक हो गया। डेफिनेशंस में से बहुत रेयर होता है कि वो कुछ दे दे, अभी तक उसने आज तक जितने PRC से MCQs आ रहे हैं, डेफिनेशन से कुछ नहीं आया। इसके अलावा हमने क्या टॉपिक पढ़ा है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है ना। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की बात आ जाती है कि भाई इनकम बढ़ने से जिन चीज़ों की डिमांड कम होती है उन्हें हम क्या, कौन से गुड्स कहते हैं, ठीक है ना। या इनकम बढ़ने से जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है उनको हम कौन से गुड्स कहते हैं, ठीक है, इसकी क्वेश्चनिंग आ जाती है। लेकिन अब ये जो हमने पार्ट पढ़ा है ना चैप्टर 1 का, इसमें से मोस्टली जो पेपर में आने वाले जो MCQs हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से रिलेटिवली कम है, ठीक है ना। जो बाकी चैप्टर 1 का रिमेनिंग पार्ट है, जो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें से बहुत MCQs आते हैं, ठीक है ना। वो थ्योरी है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर मैंने कहा था कि फिर बहुत ही बोरिंग हो जाएगी इतनी क्लासेस तक, तो थोड़ा सा हम जो है ना वो चैप्टर 2 की तरफ आएंगे अपने, और चैप्टर 2 से आपको पता चलना स्टार्ट होगा कि हम अब, हाँ, इकोनॉमिक्स की एक एक्चुअल स्टार्ट हुई है। अभी तक तो हमने डेफिनेशंस पे बात कर रहे थे ना,
तो चैप्टर 2 एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप ये समझ लें कि मैं आपसे ये बोलूँ कि ये हर बिल्डिंग की एक वो बुनियाद होती है ना, ये वो पिलर है ये चैप्टर। मैं चैप्टर को बहुत स्लो लेकर चलती हूँ और मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही होती हूँ कि ये चैप्टर अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आगे आपको थ्रू आउट प्रॉब्लम रहेगी, स्पेशली इन माइक्रो। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में पहली दफ़ा आप ग्राफ देखेंगे, आपको ग्राफ की बेसिक समझाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन होना, फ़ौरन आपने पूछना है, चाहे वो छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, आपने सोचना नहीं है, आपने फ़ौरन पूछना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जब चैप्टर एंड हो तो आप बोलो कि, और आप खुद फील करोगे कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना कुछ आपने सीखा है इस चैप्टर में, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है भाई? डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा कि हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने एक बात करी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, तो भाई किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है। तो कोई भी चीज़ बाइंग और सेलिंग उसकी कहाँ हो रही होती है? मार्केट में, ठीक है ना। और दो ही पावर्स हैं ना, एक बायर्स और एक सेलर्स हैं। बायर क्या करते हैं? डिमांड कर रहे होते हैं। सेलर्स क्या कर रहे होते हैं? सप्लाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये टू मार्केट फोर्सेस हैं। कौन सी? डिमांड और सप्लाई, ये टू मार्केट फोर्सेस हैं जिनके थ्रू क्या डिटर्मिन होती है किसी भी चीज़ की प्राइस। तो ये चैप्टर में हमारा इस चैप्टर की थीम ये होगी कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिमांड के बारे में, बहुत डिटेल में, डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड कैसे डिटर्मिन होती है, ठीक है ना। फिर हम सप्लाई के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन और फिर हम मार्केट को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि एक मार्केट में डिमांड सप्लाई की फ्लक्चुएशन से क्या होता है। चलें, सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मार्केट के बारे में ऐड की गई है जो आपके लिए, जिसकी फर्स्ट लाइन इनफ है। फर्स्ट लाइन क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि बायर्स और सेलर्स को आपस में एक जगह मिला देती है। अच्छा, ज़रूरी है कोई फिज़िकल जगह? हमने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिज़िकल प्लेस होना तो ज़रूरी नहीं है ना, वर्चुअल मार्केट्स भी होती हैं ना भाई। अब हम ऑनलाइन तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने लग गए हैं चीज़ों की कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कोई फिज़िकल प्लेस ही हो, वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन बेसिक पर्पस क्या है उसका? बायर्स और सेलर्स को एक जगह पे मिलाना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बायर्स और सेलर्स एक जगह मिलें और उनके दरमियान क्या हो? एक्सचेंज हो। किस चीज़ का एक्सचेंज? वो गुड्स का भी हो सकता है, वो सर्विसेज का भी हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी एक्सचेंज हो सकता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, इनका भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का एक्सचेंज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सच एज गुड्स मार्केट जहाँ चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है, फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग सेलिंग होती है, मैंने बताया शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। फैक्टर्स मार्केट जहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है, यानी लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या हो रहा है? लेबर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेबर डिमांड कौन कर रहा है? फर्म्स कर रही हैं। ये भी तो एक मार्केट है ना। कैपिटल मार्केट, ठीक है ना, ये भी एक मार्केट है। लेकिन हम इस चैप्टर में जो मार्केट पढ़ेंगे वो सिर्फ कौन सी होगी? गुड्स मार्केट, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी मार्केट्स हैं उनकी बहुत सरसरी सा एक डिस्कशन होगी, कोई डिटेल नहीं होगी, ठीक है ना। मार्केट्स कैन ऑल्सो भी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्चुअल। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सारे लोकल भी एक मार्केट होती है, एक नेशनल लेवल पे मार्केट होती है, एक इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं। भाई पाकिस्तान की एक मार्केट है, एक दूसरी कंट्री की मार्केट है। वर्चुअल मार्केट्स होती हैं जिसमें आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं सारे, ठीक है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट की जो डेफिनेशन है वो असल डेफिनेशन क्या है? जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है आपकी, दैट्स इट। चले, असल स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which consumers are willing and able to purchase at a given price। कह रहे हैं डिमांड किसे कहते हैं? किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर ना सिर्फ विलिंग हो, खरीदना चाहता हो, बल्कि एबल टू परचेज भी हो। जेब में पैसे भी होने चाहिए भाई, ठीक है ना। घर बैठ के एक चीज़ की ख्वाहिश जाहिर करना, यार मैं तो चाहता हूँ कि मैं ऑडी लूँ, BMW लूँ,
दैट्स जस्ट योर डिज़ायर, ये आपकी डिमांड नहीं है। क्योंकि डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास उसकी परचेसिंग पावर नहीं है, ठीक है ना। डिमांड के लिए, डिमांड 3 चीज़ों को मिला के बनती है, इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो वो डिमांड नहीं बन पाएगी। नंबर 1 उस चीज़ की क्या होना, डिज़ायर। ज़ाहिर है आपकी ख्वाहिश होती है, चाहे वो आपकी ज़रूरत है या कुछ भी है, मतलब ठीक है, डिज़ायर है कि भाई ये चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है। नंबर 2 विलिंगनेस टू पे। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस डिज़ायर और विलिंगनेस टू पे में क्या फ़र्क है, एक ख्वाहिश है तो यानी आप ख़रीदना चाहते हैं, एक ही बात है, तो नहीं। समटाइम क्या होता है कि एक चीज़ की आपकी ख्वाहिश भी होती है, ठीक है, और आपके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन आप फ़ौरन से उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते। लेट्स से आप घर में बैठे हुए हैं यार कि यार मेरा दिल चाह रहा है कि ना आइसक्रीम खाऊं, ठीक है, पैसे भी हैं लेकिन अभी अब कौन जाए, ठीक है, और ऑर्डर करूँगा तो फालतू के इतने महंगे, तो वो चार्जेस लगा लेते हैं लाने के, ठीक है, और अभी उतरने का मूड नहीं है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो डिमांड तो नहीं बन पाई ना, ख्वाहिश भी थी, पैसे भी थे, पर फ़ौरन से विलिंगनेस टू पे क्या है, फ़ौरन से उस चीज़ को ख़रीदने के लिए एक जो आपकी रेडीनेस होती है ना कि आप फ़ौरन से तैयार है उस चीज़ को ख़रीदने की, वो चीज़ अगर मिसिंग है तो डिमांड नहीं बन पाएगी। डिमांड कब बनेगी, जब आप आइसक्रीम शॉप पे जाके खड़े होकर बोलेंगे यार मुझे वो आइसक्रीम दे दो। जब आपने ये बात बोली तो डिज़ायर भी है, आप फ़ौरन से तैयार भी हो उस चीज़ को ख़रीदने के, और पैसे भी हैं जेब में, ठीक है ना, तो वो डिमांड बन पाई। तो डिमांड के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे। तीनों की मतलब यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। डिज़ायर, विश टू बाय द कमोडिटी, ठीक है, विलिंगनेस, रेडीनेस टू बाय द कमोडिटी यानी फ़ौरन से तैयार होना उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, परचेजिंग पावर यानी मॉनेटरी एबिलिटी होना, पैसे होना उस चीज़ को बाय करने के। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो आपकी डिमांड बन पाएगी, ठीक है। हम कहते हैं ना फला चीज़ के बायर्स कितने हैं, फला चीज़ की कितनी बड़ी मार्केट है, तो डिपेंड करता है कि वो चीज़ इतनी एक्सपेंसिव अगर है तो उसके बायर्स सारे, पूरी इकॉनमी उसकी बायर नहीं है, कुछ लोग होंगे जो उसको बाय करने के, अफोर्ड करने की पावर रखते हैं, तो वो उसके बायर्स कहलाएंगे, वो उसके डिमांडर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस बेस पर किसी भी चीज़ की मार्केट डिटरमिन होती है कि उसको ख़रीदने वाले कितने चाहते हैं ख़रीदना और कितनों के पास परचेजिंग पावर है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बिटवीन डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप लोग इसको रीड करें पहले और समझने की कोशिश करें कि ये कौन सी 2 तरह की डिमांड की बात हो रही है। कुछ समझ में आया क्या डिफरेंस आ रहा है? हाँ, और आप कपड़े इसलिए नहीं डिमांड कर रहे कि आपको बेचने हैं आगे, आपको अपनी नीड्स है आपकी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने डिमांड करी, ये डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन जब जहाँ से आपने कपड़े ख़रीदे उसको पता चल रहा है कि यार इब्राहिम और इब्राहिम जैसे बाकी कस्टमर्स ने हमारी डिमांड बढ़ा दी है, तो वो क्या करेंगे, उतने ही बनाएंगे या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी पहले से ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, सबकी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो उन्होंने वो जो डिमांड कर रहे हैं वो किसकी डिमांड कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। उनकी डिमांड क्या है, डिराइव डिमांड। क्यों, देखो डिराइव का मतलब समझ में आता है ना, किसी चीज़ से निकली हुई। तो ये वो डिमांड है जो किसी और डिमांड के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। जब इब्राहिम ने कपड़ों की डिमांड बढ़ाई
तो प्रोड्यूसर्स ने कपड़े बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि अब इब्राहिम जैसे बाकी कस्टमर्स कह रहे हैं भाई अब हमें ज़्यादा पैसे डिमांड, ज़्यादा कपड़े चाहिए मुझे, ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और ज़्यादा बनाने के लिए आपको ज़्यादा फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है वो डिराइव हुई है किससे? डायरेक्ट डिमांड से। एक और मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू सम रीज़न, या चलो कौन सा सीज़न चल रहा है अभी स्कूल्स का भी, चलो बहुत दफ़ा होता है कि अगस्त में भी सम टाइम एडमिशन हो रहे होते हैं बहुत दफ़ा। तो जब स्कूल एडमिशन का टाइम होता है तो स्कूल बैग्स वगैरह की भी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। कोई ऐसी मिसाल जो अभी आपको करंट दिख रही हो, या कोई और चीज़ आपके जहन में आ रही है कि भाई फला चीज़ की आजकल डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू सम रीज़न, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। स्कूल बुक्स, स्कूल बैग्स, ठीक है, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है। अब डिमांड फॉर स्कूल बैग्स बढ़ा दी है पेरेंट्स ने, क्योंकि एडमिशन का टाइम आ गया है, ठीक है। अब जब जो स्कूल्स बैग्स बना रही हैं फैक्ट्रीज, जब उनको पता चलेगा कि यार हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो वो किस चीज़ की डिमांड बढ़ाएंगी? स्कूल बैग्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो अब नंबर 1 लेबर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपको स्कूल बैग बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, अब आप लेदर किसी भी तरह का, ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए आप उनकी डिमांड भी बढ़ा दोगे। बेसिकली वो सब चीज़ें क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएंगी ना। तो जब भी स्कूल बैग्स की डिमांड बढ़ी तो फ़ौरन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी क्या हो गई? पहले कौन सी डिमांड बढ़ी? स्कूल बैग्स की, उसकी वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी। तो बेसिकली ये जो डिमांड है ये किस डिमांड की वजह से बढ़ी है? इस डिमांड की वजह से। स्कूल बैग्स की डिमांड की वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी है। इसी वजह से हम इस डिमांड को क्या कह रहे हैं? डिराइव डिमांड, क्योंकि ये उस डिमांड से निकली है, ठीक है ना। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड हम कंज्यूमर्स करते हैं क्या? हम कंज्यूमर्स की क्या डेफिनेशन है? हम तो चीज़ें परचेज करते हैं, हम चीज़ें बनाने वाले नहीं हैं। बनाने वाला कौन है? प्रोड्यूसर। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड किसकी तरफ से आ रही है? प्रोड्यूसर्स की तरफ से आ रही है, क्योंकि उन्हें बैग्स बनाने हैं। ये प्रोड्यूसर साइड्स की डिमांड है। और स्कूल बैग्स की डिमांड किसकी तरफ से आ रही है? कंज्यूमर की तरफ से आ रही है। तो ये कंज्यूमर साइड डिमांड है। ये बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। वो चीज़ें जो कंज्यूमर डिमांड करता है टू सेटिस्फाई इट्स नीड, वो डायरेक्ट डिमांड है। और उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सारी चीज़ें बनानी हैं प्रोड्यूसर्स को, तो वो जिन चीज़ों की डिमांड करते हैं वो डिराइव डिमांड है। पेपर में एमसीक्यूज़ कैसा आता है मैं बताती हूँ अभी। मेरी कोशिश होती है कि हम जो टॉपिक पढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है हर टॉपिक में से आई कैप में क्या एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर टॉपिक से, जैसे हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पढ़ी, तो मैंने फ़ौरन से आपको बताया कि इसका ट्रू फॉल्स आया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि अच्छा इस तरह का आ रहा है। इस तरीके से इसका अभी तक एक ही तरह का आया है मोस्टली, और वो सिंपल एमसीक्यूज़ आता है कि डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नोन एज डैश। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नोन एज, ऑप्शंस क्या दिए होते हैं? डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड, और 2 ऑप्शंस और दे देंगे। तो हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कौन सी है? डिराइव डिमांड, ठीक है, इजी। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना भूल गई। चैप्टर 1 के मैंने हमको एमसीक्यूज़ दिए थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी? कोई ऐसा एमसीक्यूज़ जो आपको समझ में ना आया? अच्छा, वैसे तो जहाँ तक मुझे याद है कि आंसर कीज़ में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर आ जाता है आप जब आंसर की बना रहे होते हैं, तो मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर ली थी। फिर भी अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ ऐसा लगे कि हमने जो पढ़ा हुआ है और मिस ने जो पढ़ा है उसके मुताबिक ये ऑप्शन होना चाहिए, और पीछे आंसर की पता है ना, आखिर में दी हुई हैं, तो आंसर की में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप मुझसे लाजमी ये बात डिस्कस कीजिएगा कि मिस आंसर की में ऑप्शन गलत है या हम गलत कर रहे हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि आंसर की में हो सकता है 1-2 एमसीक्यूज़ ऐसे हों जिसमें आंसर की में गलत लिखा हुआ, तो कंफर्म कर लीजिएगा, ये नहीं कि बस लिखा हुआ है तो बस अब यही है। तो कोई ऐसा एमसीक्यू जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, या आपने नोट किया हो कि भाई ये पूछेंगे क्लास में जाकर? सारे करे थे या सारे नहीं करे? अभी 63 तक बोले थे, और शायद कुछ बीच में बस मैंने आपको बोला था
तो 63 तक कर लिए थे आपने, सारे हो गए, किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई आपको? बड़े इंटेलिजेंट लोग बच्चे हो भाई माशाल्लाह। हाँ भाई, कुछ करा या? अच्छा, वो कब होगा फिर? पता नहीं था? तो ये तो कह रहे हैं हमने रिकॉर्डिंग ली थी। अब मतलब ये वाला चल रहा है कि अगर एक क्लास में सो जाए ये ले लेगा तो मेरा कवर हो जाना है, तो फिर यार बीच में 3 दिन की क्लास नहीं हुई है हमारी। मैंने ये अभी ये शुरू की क्लासेस हैं, जिसमें मैंने कितनी दफ़ा ये बात बोली थी कि अगर किसी रीज़न की वजह से आप क्लास नहीं ले पाए तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से पहले रिकॉर्डिंग देख कर आइएगा। तो ये तो ना करें ना। मैंने 63 MCQs बोले थे, अब मैं आज आपको चैप्टर 2 के भी MCQs बता दूंगी, तो अब पाइलअप हो गई ना चीज़ें, ऐसे पाइलअप हो जाती हैं कि आप वो भी करने और फिर ये भी करने, तो चीज़ें ऐसे जमा नहीं करनी है आपने, रोज़ का काम रोज़ निपटाना है आपने। हमने ओरिएंटेशन में भी यही बात करी थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोज़ का काम रोज़ करें। अगर आपने एक काम कल पे डाला ना, कल आपको दूसरा काम भी मिलना है, ठीक है ना? कल ये नहीं है कि आपको कोई दूसरा काम नहीं मिलना, तो चीज़ें पाइलअप नहीं करिएगा, शुरू से कोशिश करिएगा। सब सही था। हाँ, उसमें स्टूडेंट्स दिया हुआ होगा। हाँ, पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने कितने पढ़े थे भाई? कोई बताएगा मुझे? पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी कौन है भाई? इकोनॉमिक एक्टर्स, इकोनॉमिक एजेंट्स जिन्हें हमने कहा था, कितने थे? 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़े थे हमने। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। स्टूडेंट्स कहाँ हैं इसमें? ये 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके अलावा कोई भी नाम मेंशन होगा तो वो पार्टिसिपेंट नहीं है। अच्छा, फॉरेन ट्रेडर्स में अगर इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर अलग से दे दिया तो ये नहीं कि फॉरेन ट्रेडर्स तो नहीं लिखा हुआ ना, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो हैं वो फॉरेन ट्रेडर्स में ही आएंगे, ठीक है ना? लेकिन स्टूडेंट्स कोई अलग से पार्टिसिपेंट्स नहीं है, ठीक है ना? कि आप वो बेसिकली कंज्यूमर ही हैं, कैसे सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं ना वो, ठीक है? तो वो अलग से पार्टिसिपेंट्स में नहीं आएंगे कोई। तो हम बोले भाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर तो भाई प्रोड्यूसर ही है ना, तो अलग से कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना? तो प्रोड्यूसर के अंदर ही आ जाएगा। अच्छा जी, और कोई? बाकी सब समझ में आया आपको? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे था कि कोई ना कोई क्वेश्चनिंग ज़रूर होगी। देखिए, आपको बस वो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आप कर रहे हो ना, तो वो MCQs नंबर नोट डाउन कर लें कि भाई हमने क्लास में जाके ये MCQ पूछना है। चले आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम, पूछना है कुछ? हाँ, विच मस्ट फॉलो व्हेन स्कार्सिटी एग्जिस्ट। चले मैं ओपन कर लेती हूँ ना अपने पास MCQs। फोर्टी। हाँ जी, विच मस्ट फॉलो व्हेन स्कार्सिटी एग्जिस्ट, क्या मतलब है कि जब स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। स्कार्सिटी क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना? तो जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है? नंबर 1, जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है, किसी को बुला रहे हो? चाहे जब आपके पास, जी 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 जी, ए ना, करेक्ट। जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है तो आपको डिसाइड करना पड़ता है ना, चॉइस बनानी पड़ती है। जैसे हमने टाइम की मिसाल ली कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है ना कि इस टाइम हमें ये करना है। क्यों भाई? स्कार्सिटी का इससे क्या ताल्लुक है? अगर आप कह रहे हैं कि वी हैव लिमिटेड लेबर, तो हमारे पास लेबर फोर्स कम है। नहीं नहीं, जिन कंट्रीज़ में लेबर फोर्स कम होती है ना, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वहाँ लेबर की वेजेस ज़्यादा होती हैं। 2 कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, पाकिस्तान और US। ज़्यादा लेबर कहाँ है?
यूएस कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान लेबर अबंडेंट कंट्री है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ लेबर बहुत है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आती हैं। अब पाकिस्तान में तो क्योंकि अब दूसरे मसले मसाइल बहुत हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ा आने में दूसरे मसलों की वजह से इन्वेस्टमेंट करने में डरती हैं। लेकिन इंडिया, चाइना, ये सब यहाँ लेबर ज़्यादा, जहाँ लेबर ज़्यादा होते हैं वहाँ लेबर सस्ता मिल जाता है आपको, ठीक है। तो एक और बात, शायद यहाँ पे आपको बात समझ में ना आए, आगे एमसीक्यूज़ में एक चीज़ होती है कि आपने एक एमसीक्यू पढ़ा और आपने ऑप्शंस देखे, हो सकता है ऑप्शन में कोई स्टेटमेंट इटसेल्फ तो करेक्ट हो, जो स्टेटमेंट लिखी वो तो करेक्ट हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा भाई वो उस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। अब आपने वो पढ़ा, आपने बोला हाँ ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या गया है भाई, क्या उससे उसका लिंक भी बन रहा है कोई या नहीं बन रहा, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे चारों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो जाएं किसी ना किसी तरीके से, स्टेटमेंट करेक्ट हो, लेकिन जो सवाल पूछा गया उससे लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्कार्सिटी की वजह से वर्कर्स लो वेजेस अर्न करें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्कर्स का लो वेजेस अर्न करना किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो वो अनस्किल्ड हैं, ठीक है ना, एजुकेटेड नहीं है तो वही अनस्किल्ड ही हो गए, ठीक है, या बहुत लेबर अबंडेंट में है, बहुत लेबर है। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, आप फर्म है, आपको लेबर्स रखने हैं और आपके पास 100 लेबर हैं जो काम करने को तैयार हैं, आपने रखने सिर्फ कितने हैं, 20 लेबर। तो आप उन 20 लेबर्स की वेजेस हाई रखेंगे या लो रखेंगे। आपको पता है यार इतने लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, कम वेजेस रखेंगे ना, कि कम वेजेस पर जो काम करने को तैयार हो जाएगा उसे काम दे देंगे, सही है ना। लेकिन आपको 20 लोग रखने हैं और आपके पास सिर्फ जो हैं 25 लोग खड़े हुए हैं, तो अब कंपटीशन क्या है, हाई है ना, ठीक है। तो जब लेबर ज़्यादा होंगे तो लेबर की वेजेस क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है ना। तो ये किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है, लेकिन इसका ताल्लुक स्कार्सिटी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है ना। स्कार्सिटी की वजह से प्राइसेस हाई हो जाती हैं, कम नहीं हो जाती हैं। स्कार्सिटी का मतलब क्या, शॉर्टेज होना किसी चीज़ की। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, मार्केट में कोई चीज़ कम पड़ जाती है, प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाती है ना उसकी, ना कि उसकी प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। और कोई, बस चले। अच्छा, अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मार्केट में आप देखते हैं कि सम टाइम किसी चीज़ की प्राइस, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है। तो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएट करती है। हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या मतलब हुआ डिटर्मिनेंट्स का, वो फैक्टर्स जो डिमांड को डिटर्मिन करते हैं, जो डिमांड को डिटर्मिन करते हैं, जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं हम। इन अदर वर्ड्स इसको आप कह सकते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, यानी वो फैक्टर्स जो डिमांड को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या देखते हैं, प्राइस। जाहिर है भाई, हमारी परचेजिंग पावर है एक, तो हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसकी प्राइस देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो चीज़ खरीद रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है। अब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। ये कुछ नफसियाती लोग ज़रूर हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, दो वेरिएबल्स का रिलेशन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आप जनरल बिहेवियर पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इस ह्यूमन बिहेवियर को तो डिस्कस करती है, लेकिन कौन से बिहेवियर को, जो एक जनरल बिहेवियर है, ठीक है ना, जो एक नॉर्मली जो बिहेवियर देखने को मिलता है। कुछ लोगों के बिहेवियर पे बात नहीं करती। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं ना मिस ऐसा भी तो होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा बाय कर रहे थे, तो भाई वो कुछ लोग हैं। थ्योरी ज़्यादा किन पे बात करती है, जो एक जनरल बिहेवियर। जनरल बिहेवियर क्या है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं,
कम कर देते हैं। और किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा इनकरेज होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है उस चीज़ को ख़रीदने में। अब आपके जहन में बहुत सारी सिचुएशंस हो सकता है आ रही हों कि जिसमें आपको दिख रहा हो कि यार फला चीज़ की प्राइस बढ़ी लेकिन उसकी डिमांड तो नहीं कम हुई। होता है ना, आपके जहन में एक बात आ रही होती है, ठीक है ना? तो आपने फ़ौरन से अपने जहन को करेक्ट करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। अब क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं आपके सवाल पूछने से पहले ही आपकी तरफ से सवाल कर लेती हूँ, या मुझे पहले ही अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट्स के जहन में जब मैं ये बात करती हूँ तो क्या कन्फ्यूजन्स आ रही होती हैं, तो मैं वो पहले से क्लियर कर देती हूँ। देखो, हो सकता है आपके जहन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हूँ, जैसे कि कोई चीज़ ट्रेंड में होती है ना, फैशन में होती है, तो हाई प्राइस के बावजूद लोग उसको डिमांड ज़्यादा कर रहे होते हैं। और जो चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होती ना, लो प्राइस के बावजूद लोग उसको नहीं खरीद रहे होते। होता है ना। अब आपके किसी के जहन में ये बात आ गई। तो देखो, रियल वर्ल्ड में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में आपको एक प्योर रिलेशन देखना है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, आपको एक प्योर रिलेशन देखना है कि प्राइस की चेंज होने से डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आप एक अजम्पशन लेते हैं। और वो अजम्पशन क्या होती है कि जब आप प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देखना है तो आपने किसी और फैक्टर के बारे में नहीं सोचना, आपने बाकी सारे फैक्टर्स को क्या एज्यूम करना है कि दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग। क्योंकि अगर कोई दूसरा फैक्टर आपने चेंज कर लिया तो आप रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आसान सी मिसाल लेते हैं, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई लेकिन साथ ही साथ प्राइस बढ़ने से क्या होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है आपकी या कम हो जाती है? अब आप उसको कम, आपकी जो खरीदने की जो पावर है वो कम हो गई है। लेकिन मैं आपको मिसाल देती हूँ, इसके साथ साथ आपने बोला कि भाई एज्यूम करें मेरी इनकम भी बढ़ गई, आपने एक दूसरा फैक्टर चेंज कर दिया ना, प्राइस के साथ साथ आपने इनकम को भी चेंज करा। इनकम का बढ़ना क्या करता है, परचेजिंग पावर को। अब आप इफेक्ट निकालें, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे? दो फैक्टर एक साथ आपने चेंज कर दिए, एक फैक्टर परचेजिंग पावर को कम कर रहा है और अगर आप उसको सोचें तो आप बोलेंगे यार डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर परचेजिंग पावर को, उसको देखें तो आप बोलेंगे यार डिमांड बढ़नी चाहिए। क्या नेट इफेक्ट क्या निकालेंगे, फंस जाएंगे ना, नेट इफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक टाइम पे एक ही फैक्टर को चेंज करके उसी का इफेक्ट देखते हैं। अगर हम सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज कर देंगे तो हम नेट इफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। और हमने एक प्योर रिलेशन निकालना है कि प्राइस का डिमांड के साथ एक क्या रिलेशन है। तो प्योर रिलेशन निकालने के लिए वो जब ही निकल सकता है जब आप बाकी फैक्टर्स को ना सोचें और ना चेंज करें, ठीक है ना। तो हम जब भी प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ देखेंगे, हम बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ना इनकम चेंज हो रही है ना कोई और फैक्टर। जब हम इनकम का रिलेशन डिमांड के साथ देखेंगे तो हम बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर लेंगे। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। चलें, क्या रिलेशन निकल के आया प्राइस का, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूँ क्योंकि आगे आप इसका भी डिफरेंस देखेंगे। क्वांटिटी डिमांड, यानी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं आप। प्राइस के बढ़ने से आप कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे पहले के मुकाबले में, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे पहले के मुकाबले में। तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन? इन्वर्स रिलेशन है। तो हमने कहा कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। मेरे ख्याल में, अच्छा, हम ये जो हमने बात करी ये कोई दूसरी दुनिया की बातें तो नहीं है, ये तो हम वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ें, ये तो हमारा अपना ही बिहेवियर है ना। ये किसका बिहेवियर बता रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड फला बंदा कम कर देता है, कोई दूसरी दुनिया की मखलूक नहीं है, ये हमारी ही बात कर रहा है कि भाई हम लोग ही ऐसा करते हैं। तो हम ह्यूमन बिहेवियर ही तो पढ़ रहे हैं, ये और क्या है। ये हमारा ही तो बिहेवियर है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि फला चीज़ महंगी हो गई तो हम उसको पहले से कम खरीदना शुरू कर देते हैं। हमारे बिहेवियर के बारे में ही बात हो रही है ना। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर, आप यहाँ पे
मल्टीपल फैक्टर्स डाल सकते हैं आप चाहेंगे मिस क्वालिटी भी तो एक फैक्टर है जिससे डिमांड बिल्कुल एक फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, मैंने स्लाइड्स में कौन से फैक्टर डाले जो ICAP की बुक में मेंशन है, क्योंकि मैं तो आप प्योरली बुक फॉलो कर रही हूँ, मुझे पता है ICAP उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ, आप बहुत सारे फैक्टर सोच सकते हैं क्योंकि हमारी डिमांड को इफेक्ट करने वाला कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा वो मेंशन हुए हैं, क्वालिटी भी एक फैक्टर हो सकता है बिल्कुल। दूसरा फैक्टर क्या लिखा हुआ है भाई, अच्छा यहाँ एक और बात लिखी हुई है, याद रखिएगा कि प्राइस इज द कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, दूसरा क्या आ गया भाई, कंज्यूमर इनकम। बगैर पढ़े बता सकते हो ना इनकम का डिमांड के साथ जनरली क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और हम चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको याद है हमने कुछ टाइप ऑफ गुड्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, क्या पढ़ा था? हाँ, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमेशा किस बेस पर होती है, इनकम की बेस पर, ठीक है ना। इनकी क्लासिफिकेशन आप कभी प्राइस की बेस पर नहीं करते, किसकी बेस पर करते हैं, इनकम की बेसिस पर। जिसकी इनकम ज़्यादा है वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करेगा। तो उन्होंने बोला अगर आप इसको रीड करें, अभी आप रीड करिएगा, तो वो कह रहे हैं जनरली क्या रिलेशन इनकम का डिमांड के साथ, पॉजिटिव ही रिलेशन है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा ही होता है ना। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं तो रिलेशन क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देते हैं। ज़रा एक जल्दी से इसको रीड कर लें जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट्स बना रहे हैं आप लोग अपने पास? एक दिन रखेंगे, मैं नोट्स चेक करूंगी आप लोगों के। होता है ना कि मिस हम अपनी फेयर कॉपी तो लाते ही नहीं है, फेयर रजिस्टर तो लाते ही नहीं है, इसलिए कोई एक दिन मैं ऐसे रखूँगी इसमें मैं चेक करूँगी कि आप लोग नोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या करें कि अगर आप कोई एक ही रजिस्टर इकोनॉमिक्स का रख रहे हैं, इसमें प्योरली आपने बोला मैं इकोनॉमिक्स का काम ही कर रहा हूँ, तो आप उसका एक पोर्शन में तो नोट करें और एक पोर्शन कोई छोटा सा ऐसे रखें इसमें जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं ना, या मैं कोई MCQs डिस्कस कर रही हूँ या मैं पेपर रिलेटेड कोई बात कर रही हूँ तो वो आप वहाँ नोट डाउन करते रहें। वहीं फला MCQs जो है वो, अच्छा जी, क्लियर है, कोई मुश्किल बात, आसान चल रहा है अभी तक, सब समझ में आ रहा है, अच्छा जी। अब एक थर्ड फैक्टर यहाँ पे आप सबके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस के चेंज होने से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमने कहा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते किसे हैं। तो आपके सामने सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। वो चीज़ें जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि अभी हम डिमांड साइड पढ़ रहे हैं तो हम कंजम्पशन के लिहाज से बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें जिनको जनरली हम एक साथ कंज्यूम कर रहे होते हैं, एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। क्या एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, या कार एंड फ्यूल बोल लें आप, अब वो पेट्रोल हो, CNG हो या कोई भी हो, ठीक है ना। कार विदाउट फ्यूल यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, ब्रेड विद बटर, ये जनरली एक एग्जांपल ली जाती है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स है ना, मिस हम तो नहीं लगाते बटर ब्रेड पे, भाई जनरली ब्रेड के साथ बटर यूज़ की जाती है, तो एक जनरल एग्जांपल कहा जाता है। पेन विद इंक, मोबाइल विद मोबाइल चार्जर, ठीक है। इस तरीके से आप दर्जनों मिसाल मुझे दे सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। टीवी के साथ इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं आपके। अच्छा, अब मैं आप, अच्छा मिल्क एंड टी, चाय बनाने के लिए दूध
अगर चाय बनानी होगी, टी परचेज करेंगे तो मिल्क भी तो परचेज करेंगे ना, ठीक है ना, बगैर दूध के तो नहीं बनाएंगे आप चाय, सही है। चलें अब मैं आपको एक मिसाल सिनेरियो बताती हूँ, फिर आप बताइएगा। मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर मिल्क की प्राइस चेंज होती है तो इसका इफ़ेक्ट डिमांड फॉर टी पे क्या पड़ेगा, क्योंकि मिल्क और टी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो मैं देखना चाह रही हूँ प्राइस ऑफ मिल्क को चेंज करके उसका इफ़ेक्ट किस पे, डिमांड फॉर टी पे। ये कौन सा फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा अरीज़ा नाम है ना आपका, मैं पहले आपका नाम अलीज़ा समझी थी। अच्छा अरीज़ा, ये मुझे बताइएगा कि जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा उसमें और इस फैक्टर में क्या डिफरेंस है। उसमें हम देख रहे थे कि कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी हम देख रहे थे अगर टी की प्राइस चेंज हो जाए तो टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये था ना पहला फैक्टर। यानी जिसकी डिमांड पे आप इफ़ेक्ट देख रहे थे आप उसी की प्राइस चेंज करके देख रहे थे। अगर टी एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग टी की डिमांड बढ़ाएंगे या कम करेंगे, हमने बोला कम कर देंगे। थर्ड फैक्टर में क्या देख रहे हैं, टी की प्राइस चेंज कर रहे हैं हम, टी की प्राइस की तो चेंज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं टी की प्राइस उतनी ही है। किसकी प्राइस चेंज हो गई है, टी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब वो मिल्क भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, ठीक है ना, उसकी प्राइस चेंज करके हम टी की डिमांड पे इफेक्ट देख रहे हैं। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई पहले और तीसरे फैक्टर में। अच्छा लेट्स से मिल्क एक्सपेंसिव हो जाता है मार्केट में, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर जब कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायरेक्ट जंप नहीं मारनी कि मिल्क की प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड पे क्या फर्क, स्टेप बाय स्टेप चलें। जब मिल्क एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग मिल्क की डिमांड क्या करेंगे, और जब लोग दूध कम खरीदेंगे तो चाय भी तो कम खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसे चले, आपको अभी शायद ना लगे लेकिन समटाइम्स ये जंप मारने की वजह से बच्चों वाले एमसीक्यूज होते हैं उसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जंप कर रहे होते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें कि जब मिल्क एक्सपेंसिव हुआ तो लोगों ने मिल्क क्या खरीदा, और जब मिल्क कम खरीदा तो टी की डिमांड भी क्या हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस का भी डिमांड के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, इन्वर्स ही बन रहा है, एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, ठीक है। अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग मिल्क क्या खरीदेंगे, ज़्यादा। जब मिल्क ज़्यादा खरीदेंगे तो जाहिर है टी की डिमांड भी क्या होगी, एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ें। आप इसके अलावा किसी दूसरी मिसाल को भी रख सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो एक इन्वर्स रिलेशन बन के आ रहा है हमारे सामने। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है इब्राहिम की तरफ से। इब्राहिम पूछ रहे हैं भाई कुछ चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं ख़रीदने के लिए, ठीक है ना, जिनको आपने ख़रीदना ही ख़रीदना। देखो दो बातें करूँगी मैं यहाँ पे। पहली बात ये कि हो सकता है आप, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कहती कि आप मिल्क ख़रीदना छोड़ देंगे, आप डिमांड क्या कर देंगे, थोड़ी कम कर देंगे। हो सकता है कि जो होता है ना कभी कभार हम कोई चीज़ सस्ती होती है ना तो हम उसको ज़्यादा ही परचेज़ कर रहे होते हैं, यार ये भी बना लेंगे आजकल सस्ता चल रहा है, ठीक है ना, टमाटर सस्ते चल रहे हैं ज़्यादा खरीदेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे भाई। या कोई ऐसी डिशेस बनने लग जाएंगी जो उससे रिलेटेड होंगी कि आजकल जो है ना ये चीज़ सस्ती चल रही है तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें वो आप ज़्यादा बनाने लग जाएंगे। इसी तरीके से जब वो चीज़ महंगी होती है ना तो आप ख़रीद तो रहे होते हैं उसको लेकिन पहले से कम ख़रीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा कम ना कर पाएँ आप, क्योंकि वो चीज़ क्या है ज़रूरी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल है, पेट्रोल एक्सपेंसिव हो जाता है तो आप पेट्रोल की डिमांड यहाँ ना, हम यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं कर रहे कि आप डिमांड कम होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने उसको ख़रीदना छोड़ दिया, लोगों ने उसको ख़रीदना क्या कर दिया, कम कर दिया।
अब हर चीज़ के ना दो तरह के जनरली यूसेज होते हैं। अब जैसे पेट्रोल है, उसके दो यूसेज हैं। कौन से दो यूसेज हैं? एक तो पेट्रोल का यूसेज हुआ जो आपने करना ही करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो जॉब पे जाता है, अब उसको जॉब पे तो जाना ही है ना, ठीक है ना, वो पैदल नहीं जाने लग जाएगा, अब उसको उस यूसेज में तो करना ही यूज़। हाँ, एक होता है अदर यूसेज कि भाई मैं जो है ना सैटरडे संडे जो है ना वो हम लोग निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ये वाला काम क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जो दूसरे यूसेज है ना वो आप काम कर लेते हैं, डिमांड थोड़ी बहुत ज़रूर कम होती है, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कुछ चीज़ों की, जैसे व्हीट है ना, आटा है, ठीक है ना। अब आपके घर में आटा आता है कुछ मिकदार के, भाई 10 किलो आटा आ रहा है महीने का, डिपेंड करता है अफराद कितने हैं, ठीक है ना। तो आप अगर एक रोटी खाते हैं तो आप एक तो खाएंगे ही ना, ठीक है। आप ये नहीं कि आप उसकी कम, आप उस केस में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बोलेंगे यार दूसरे यूसेज क्या कर दें, कम कर देते हैं, आटा तो 10 किलो आना ही है, इसको नहीं कम किया जा सकता। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ों पे ये रिलेशन अप्लाई नहीं होता, ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ों पे ये जो रिलेशन है ना कि प्राइस का डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये वाला रिलेशन हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होता। जो नेसेसिटीज़ हैं आपकी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पे सम टाइम आपको ये इन्वर्स रिलेशन अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ चीज़ों की डिमांड आप रिगार्डलेस ऑफ प्राइस कर रहे होते हो, प्राइस को देखते हुए नहीं कर रहे होते। एक बंदा बीमार है, उसको फला मेडिसिन डॉक्टर ने बोला आपने लाजमी ये मेडिसिन डेली एक लेनी है, तो आप उस पर ये अप्लाई करेंगे कि अगर मेडिसिन सस्ती हो जाएगी तो वो बोलेगा अब तो मैं 2 ले सकता हूँ। डॉक्टर ने एक बोली है, एक ही लोगे ना, या मेडिसिन महंगी हो गई तो अब मैं आधी लेने लग जाऊँ। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब एक करी है तो आपने एक ही लेनी है, ठीक है। तो इसकी डिमांड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीज़ों की डिमांड कम होती है पर कम हो पाती है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ों की डिमांड हो सकता है कि बिल्कुल चेंज ना हो, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें आप बिल्कुल डिमांड, आप बोलें अगर 1 लीटर मैं दूध लेता हूँ तो 1 ही लीटर लूँगा, मैं कम नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाली जो बात है ना कि आप देखते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ की डिमांड प्राइस के चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और फ़लाँ चीज़ की डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हुई, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, कि कुछ चीज़ों की डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कुछ चीज़ों की डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ता है। ये टॉपिक भी आपने पढ़ना है। इस चैप्टर में आप ये नहीं पढ़ रहे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कम इफेक्ट पड़ रहा है, आप बोलना इफेक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये फैक्टर समझ में आया भाई सबको, ठीक है। बैट एंड बॉल भी मैंने यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट वाली बात मुझे आप में से कोई समझाएगा? अब मैं खामोश बैठूंगी क्योंकि ये आसान है। आसान सी बात है ना, सब्स्टिट्यूट तो हम सब समझते हैं ना, वो चीज़ें जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर और मार्जरीन, ये भी सब्स्टिट्यूट है। बटर मार्जरीन का डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? ज़्यादा हेल्दी क्या समझा जाता है? बटर। मार्जरीन में कहते हैं फैट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी नूरपुर वगैरह आई थिंक बटर में आते हैं, नूरपुर का जो आता है, और दूसरा और जो ब्लू बैंड है, और एक और है, हाँ ऑलपर्स का आता है कुछ, बटर या मार्जरीन क्या आता है? क्रीम आती है यार, मैं बटर मक्खन को कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा? सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आता होगा भाई,
भाई मक्खन और मार्जरीन में स्लाइट डिफरेंस है, लोग जो यूज़ करते हैं उनको पता है, लेकिन ज़्यादा हेल्दी बटर समझा जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या मिसाल ले लें हम, टी एंड कॉफ़ी फॉर सम पीपल, ये भी सब्स्टिट्यूट हैं, और ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल में यूज़ की जाती हैं ये एग्जाम्पल्स। अच्छा, कोई भी किसी भी किस्म के दो ब्रांड्स, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड्स हों, यानी मैंने बर्गर्स की यहाँ पे मिसाल दे दी है, ठीक है, ये बाइकआउट से पहले स्लाइड्स बनी हुई हैं, वरना मैं पाकिस्तानी यहाँ पे अब मिसाल रखूँगी, ठीक है ना। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है, आपके पास बहुत सारी दो सब्स्टिट्यूट्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं कोला नेक्स्ट, और उसी की और कौन सी आ रही हैं, ब्लैक में और भी तो आ रही हैं अब तो बहुत किस्म के, कबाब चीज़ की ले लें, कबाब चीज़ की भी तो अपनी है, ठीक है ना। तो दो किसी भी किस्म के सब्स्टिट्यूट। अच्छा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप उबर से भी जा सकते हैं, आप इन ड्राइव से भी जा सकते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट। तो इस तरीके से भाई हर चीज़ में ना हर दो बहुत किस्म के ब्रांड्स होते हैं, तो दे आर सब्स्टिट्यूट्स, आप एक ही जगह पे दूसरे को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें तो सिंपल है ना, क्योंकि मैं टी की मिसाल ले रही थी तो मैं टी की ही रखती हूँ मिसाल, और टी का सब्स्टिट्यूट हम क्या कह रहे हैं, कॉफ़ी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट में हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग उसको छोड़ के दूसरा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अगेन आपने आराम आराम से सोचना है, जंप नहीं मारनी, वरना मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कॉफ़ी अगर एक्सपेंसिव हो जाएगी, डायरेक्ट टी पे नहीं आना, कॉफ़ी पे ही रहना है, तो कॉफ़ी की डिमांड लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब लोग कॉफ़ी की डिमांड कम करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या समझा जाता है, टी। टी की डिमांड क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। अगर कॉफ़ी सस्ती हो जाएगी, और ऐसा है ना, कॉफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप बाहर कॉफ़ी सही वाली आप जाएं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। एक अच्छी कॉफ़ी जो है ना वो 500 अबव प्राइसेस हैं उसकी, ठीक है। चाय तो यार पठान की उस पर आपको 100 की भी मिल जाएगी आई थिंक, है ना। कितने की मिल रही है चाय, मतलब 100 के अंदर ही मिल जाएगी ना, वो 500 से भी ऊपर के जा रही होगी कॉफ़ी ना आपकी, एक अच्छी कॉफ़ी। तो पठान के होटल पे इसलिए रश ज़्यादा होता है कॉफ़ी शॉप्स पे आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। अच्छा, इसीलिए हमने कॉफ़ी को भी ना एक क्लास बना लिया है ना, मतलब आप जो बंदा कॉफ़ी परचेज़ करेगा ना, पठान की शॉप पे आपको लोग तस्वीरें खींचते हुए कम देखेंगे, कॉफ़ी शॉप पे हर बंदा कॉफ़ी लेकर तस्वीर ज़रूर खींचेगा उसकी, उसको पता है यार ये एक क्लास है ना भाई, मैं कॉफ़ी शॉप पे आया हूँ ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। तो कॉफ़ी एक्सपेंसिव है, इस वजह से उसकी डिमांड कम है, लोग टी ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। अगर कॉफ़ी सस्ती हो जाए ना, बहुत सारे लोग कॉफ़ी को प्रेफर करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, उसकी जगह पर। तो ये वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, आई थिंक यहाँ पे वो मिस हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी सम टाइम स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन आता है, मिस हम तो चाय पीते ही नहीं हैं, हम तो कॉफ़ी ही पीते हैं, आया है उनके जहन में, आया, ठीक है ना, आता है। तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो आपने एक फैक्टर चेंज कर दिया, जो मैंने कहा था कि आपने किसी फैक्टर को चेंज नहीं करना। कौन सा, टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट भी एक फैक्टर है। मुझे फला चीज़ पसंद नहीं है, मैं लेती ही नहीं हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया टेस्ट। लेकिन वो अब आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको एक चीज़ पसंद ही नहीं है, लेकिन जो लोग टी और कॉफ़ी दोनों बाय कर रहे होते हैं वो ये उन पे ये रिलेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने अदर फैक्टर्स को चेंज नहीं करना, ये बात जहन में रखिएगा। चलें, बात करिए और फैक्टर आ गया टेस्ट, हमारी पसंद नापसंद ना। तो एक चीज़ हमें पसंद है तो ज़ाहिर हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं पसंद होती तो हम उसकी डिमांड नहीं करते, ठीक है। तो टेस्ट भी जो है ना आपकी डिमांड को ऑब्वियसली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आगे जितने भी फैक्टर्स हैं बड़े आसान आसान से, वेदर कंडीशंस, गर्मियों में हमारी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है, हम जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं। सर्दियों में सूप और इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, या कोई रेनी सीज़न होता है तो भाई पकौड़े समोसे इन सब की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। तो भाई वेदर कंडीशंस की वजह से भी हमारी डिमांड पे
इफेक्ट आ रहा होता है, तो ये भी एक फैक्टर है। और कौन से फैक्टर्स हैं भाई? अच्छा, इसमें आप बोले डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो वो तो एक जनरल है ना। एक चीज़ हमें पसंद है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, एक चीज़ हमें पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये फैक्टर ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते पेपर में। वो क्या पूछेगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट, ठीक है, सब्सिट्यूट, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ना, तो वो टेक्निकल बातें पूछेगा, ये बच्चों वाली बातें नहीं पूछेगा आपसे। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डिमांड पे इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। कोई एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे आप इस पे आप कोई यहाँ पे मुझे बताना चाहें कि भाई फला एडवर्टाइज जो है वो ऐसा है जिससे बहुत डिमांड पे इफेक्ट आया, या कोई भी बात आपके जहन में हो। किसका? येंगो की बात कर रहे हो? हाँ, उसका एडवर्टाइजमेंट अब, अच्छा, येंगो ने आई थिंक ये चीज़ स्टार्ट करी थी क्या आप अपनी प्राइस खुद से सेट कर सकते हैं? येंगो से स्टार्ट हुई थी, इनड्राइव से? येंगो से स्टार्ट हुई, जिसके बाद बाकी सब ने ये चीज़ कर दी है अब। पहले हाँ, मेरे ख्याल में इनड्राइव वगैरह अब सब पे आ गया कि आप अपनी प्राइस खुद से दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इससे पहले क्या होता था कि आपने लोकेशन डालनी है, आगे से आपको प्राइस दी जाएगी, भाई ये प्राइस, अब आप जिस प्राइस पे जाना चाहें। पहले क्या, अब येंगो से आई थिंक ये चीज़ स्टार्ट हुई कि आप प्राइस सेट कर सकते हैं, तो मैंने इतने में जाना है, अब जो आ रहे हैं वो जो एग्री कर जाए उस प्राइस पर, ठीक है ना। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट की मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? आप सबसे ज़्यादा देखिए कि ये जो पेप्सी, कोक, ये सब जो हैं आपके, इनकी एडवर्टाइजमेंट हमेशा हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होगी। इंडिया में जब वो देंगे कि होली के टाइम पर या इस किस्म के त्योहारों के टाइम पर, वो उसी की मुताबिक बना रहे होंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप रिलेट करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए रमज़ान में मतलब क्या एक वो बन गया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का इफ्तार के टाइम पे कोई रिलेशन नहीं बनता। इंतहाई मुज़र सेहत चीज़ है कि आप पूरे दिन भूखे रहें और उसके बाद आप इफ्तार के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दें, इंतहाई ख़तरनाक। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका रमज़ान में एडवर्टाइजमेंट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने जो कोक या पेप्सी है उसको जो बॉटल ओपन होने की जो वॉइस है, ठीक है, या आइस क्यूब्स की जो वॉइस है, उसके साथ कितना वो करा है। मतलब अगर हम देखते हैं वो हमें जो आवाज़ आती है वो हमें कितना अट्रैक्ट करती है कि हमें उस वक्त फ़ौरन दिल करता है, ठीक है ना। एक आवाज़ आती है बॉटल ओपन होने की और वो क्यूब्स की जो आवाज़ आती है वो अट्रैक्ट करने की। तो उन्होंने हमारी साइकी पे बड़ा काम किया हुआ है भाई, ठीक है। बिलियंस स्पेंड करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे, एक कंपनी पेप्सी कोक वगैरह बिलियंस स्पेंड करते हैं। क्यों? पागल तो नहीं है, उनको पता है। फिर एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, आई थिंक वॉल से ही स्टार्ट हुआ था, आई डोंट नो। मैं हमेशा ये मुझे बड़ी पर्सनली बड़ा पसंद आई थी, मेरे टीचर ने एक मिसाल बताई थी हमें। मैंने इसको बड़ा सर्च करा था, ये मुझे मिला नहीं यूट्यूब पे कि वो एडवर्टाइजमेंट। लेकिन मैंने सुना था कि जब वॉल्स इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो उन्होंने ये तरीका, अब बाद में अब तो ये बहुत कॉमन हो गया कि एक चीज़ को आप कोई चीज़ आए और आप फ़ौरन से उसके बारे में पूरा ना बता दो, आप एक लोगों में एक तजस्सुस पैदा करें उसका कि क्या चीज़ आ रही है। वो होते हैं ना हाफ बता रहे होते हैं, एक इशारा है उसकी एक क्लिप दे दी, अब वो कुछ टाइम तक वो क्लिप आ रही है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ आ रही है, और वो कुछ टाइम में उसको कंप्लीट करते हैं। तो वॉल जब आई थी तो मुझे पता चला था, आई नो कि वाकई में ऐसा हुआ था, यानी कि भाई उसका इश्तार उन्होंने ऐसा किया था कि भाई एक बंदा आया, उसने बिलबोर्ड पे W लिखा, ठीक है। अब कुछ टाइम तक यही इश्तार आता रहा, फिर उसके बाद ऐड किया उन्होंने उसमें। अब जब आप एक चीज़ देख रहे हो आप बोलते हैं यार क्या चीज़ है ऐसी, ठीक है, पता नहीं लग रहा। जब उन्होंने उसको कंप्लीट करा ना, तो वो एक, या तो पहली दफ़ा ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी तो बहुत उसको बूस्ट मिला था आते साथ। तो ये एक टेक्निक है कि लोगों में एक तजस्सुस पैदा करना कि यार क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना, सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट आपकी उसको बड़े कामयाब कर देती हैं। और वो कहते हैं ना मार्केटिंग में एक चीज़, शायद मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, ये रूल है,
चाहे आप इसको वो करें या ना करें, जो दिखना बंद हो जाता है ना, वो बिकना भी बंद हो जाता है। लोग भूल जाते हैं, लोग अपन इंसानों को भूल जाते हैं, चीज़ों को क्या याद रखेंगे, ठीक है ना। एक बंदा एक हफ्ते तक नहीं दिखता ना, आप ना दिखे एक हफ्ते तक, कितने लोग याद करेंगे आपको, एक साल बाद आपके घर वालों को भी आप याद नहीं रहेंगे। हकीकत है ये, चीज़ों को तो लोग कहाँ याद रखते हैं। एक चीज़ का इश्तहार बार बार देख रहे होंगे ना आप शॉप पे जाएंगे, आपको वो चीज़ दिख रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई मारेंगे, यार आजकल बड़ा इश्तहार आ रहा है, इसका लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन, कहाँ किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कराची की आप मिसाल ले लें, हैदराबाद से ही ले लें भले, कराची में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी या हैदराबाद में, ऑब्वियसली कराची सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ लोग चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप, उन्होंने बोला क्वालिटी, तो आप क्वालिटी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। कोई दूसरा फैक्टर जो आप समझते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, आपकी एक्सपेक्टेशन है फला चीज़ इन फ्यूचर महंगी होने वाली है, आप आज क्या करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। आपको डर होता है ना फला चीज़ शॉर्टेज होने वाली है इस चीज़ की, आप आज उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। अभी महंगी नहीं हुई है या अभी शॉर्टेज नहीं हुई है उसकी, आपकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। पेट्रोल आपको एक अफवाह फैलती है 12 बजे के बाद महंगा हो जाएगा, क्या दिखता है आपको, अभी तो नहीं महंगा हुआ, लाइनें लग जाती हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट डाल रहा होता है। या फला चीज़ सस्ती होने वाली है, आपको यार नवंबर में सेल लगती है, अब अक्टूबर में नहीं खरीदेंगे, नवंबर में ही खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस जो है कि फ्यूचर में आपको लगता है फला चीज़ महंगी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, उसकी वजह से भी करंट डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा होता है आपकी। इसी तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट इनकम, मेरी बीसी खुलने वाली है, मेरी जॉब लगने वाली है, या मैं रिटायर होने वाला हूँ, अभी इनकम नहीं चेंज हुई है आपकी, लेकिन आपकी कंजम्पशन पे चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपको है ना अगले महीने पैसे आएंगे मेरे पास, आज ही से आपकी कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाती है फ्यूचर को सेज सोचते हुए। कभी नोट किया है? मैंने तो नोट किया है भाई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमने बस वो फैक्टर्स पढ़े जो हमारी बुक में मेंशन थे और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। चले, हमारी क्लास 12:30 तक है, ठीक है। इसको हम एक लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का सबसे पहला लॉ कह लें जो डिस्कस किया जाता है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप बोलेंगे ये बात तो पढ़ के ही आ रहे हैं हम। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताते हैं, हमने कहा इकोनॉमिक्स की जो मैथडोलॉजी है वो बिल्कुल साइंस जैसी है, बिल्कुल वही आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम दो वेरिएबल्स का रिलेशन बताते हैं, किन दो वेरिएबल्स का, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो आपने बोला अभी अभी हम डिटर्मिनेंट्स में पहला फैक्टर यही तो पढ़ के आ रहे हैं, कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ के आ रहे हैं, पॉजिटिव और इन्वर्स रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं, कम खरीदते हैं, इन्वर्स रिलेशन है ना। अच्छा, लॉ की डेफिनेशन क्या है, विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। हालांकि लॉ की टर्म बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लॉ की टर्म यूज़ इकोनॉमिक्स की चीज़ों में मैं समझती हूँ लॉ की टर्म नहीं यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड कर रही है, तो 100% कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही होती हर चीज़ पर। इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट में एक टर्म लिखी हुई है जो आपको शायद समझ में ना आ रही हो, लैटिन टर्म है, क्या लिखा हुआ है, सेटरस पैरेबस। अगर मैं इस टर्म को यहाँ से हटा दूँ तो ये लॉ नहीं कहलाएगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि सेटरस पैरेबस टर्म का क्या मतलब है, इसके बगैर लॉ इनकम्प्लीट है। अगर थ्योरी के पेपर में कोई किसी आपसे एग्जामिनर बोले लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करें और आपने पूरा लॉ बता दिया, सेटरस पैरेबस नहीं लिखा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? इसका मतलब है अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स आप जो भी लिखें, अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम, कांस्टेंट, अनचेंज, जो भी लिखना चाहें आप, लैटिन टर्म है।
मैंने ये बात क्यों करी कि अगर ये ना लिखें तो लॉ नहीं कहलाएगा, क्योंकि भाई अगर आप कह रहे हैं लॉ क्या रहा है, देखो लॉ तो बच्चों वाला है यार, पढ़ो। कह रहे द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द लोअर द प्राइस ऑफ अ गुड द हायर विल द ग्रेटर विल इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यही बात पढ़ के आना है, किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी। लेकिन अगर आप सेट्रस वेरिएबल्स नहीं लिख रहे तो आप, मैंने आपको इनकम की मिसाल दी, अगर प्राइस बढ़ गई है साथ साथ इनकम भी बढ़ गई तो हो सकता है डिमांड कम ना हो। इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना, तो आगे वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसने इसलिए लॉ बनाने के लिए क्या बोला कि भाई किसी दूसरे फैक्टर को चेंज नहीं करना। जब आप प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट देखोगे तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। इसलिए ये टर्म आपने यहाँ पे ऐड लाजमी करनी है। अच्छा, कॉमर्स के बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे ना, मुझे बताइएगा कि जब हम इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के तीन मेथड्स हैं, तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हमने स्टेटमेंट देखी, ये जो आपके सामने लिखी हुई है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसी बात को हम दूसरे किस तरीके से देखेंगे। एक तो आप स्टेटमेंट आपने देखी, दूसरा तरीका क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन के बाद ही थ्योरी आई ना, थ्योरी तो आ गई, स्टेटमेंट आ गई। इसी थ्योरी को, इसी लॉ को पढ़ने का आप कह लो, समझने का एक और मेथड है। इकोनॉमिक्स में जब भी याद रखिएगा, कोई भी थ्योरी कोई भी लॉ पढ़ोगे ना, उसको आप 3 स्टेप्स में पढ़ोगे। 3 स्टेप्स हैं। थ्योरी या लॉ, कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1, आप स्टेटमेंट देखते हैं उसकी। स्टेटमेंट क्या बताती है, वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। नंबर 2 मेथड क्या होता है, आप उसकी देखते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, उसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये क्या होता है, आप टेबल बनाते हैं, नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं उसको। यही बात देखेंगे आप, नंबर्स की फॉर्म में देखेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे भाई, इकोनॉमिस्ट का मोस्ट फेवरेट, इकोनॉमिक्स किसके बगैर अधूरी है वो तो ठीक है, ग्राफ्स के बगैर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बगैर इकोनॉमिक की कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं जो हम हर थ्योरी में फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट कह क्या रही है, थ्योरी है किसके मुतालिक, बता क्या रही है थ्योरी। उसी चीज़ को हम टेबल में देखेंगे, उसी चीज़ को हम ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। टेबल बना रही हूँ, ठीक है, ग्राफ घर से बना के आइएगा, एक ट्राई मारिएगा, गलत बना के आ जाइएगा, एक ट्राई मारिएगा, ठीक है ना। ये सब आपके स्लाइड्स में गिवन है, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अभी अगर आप अभी कॉपी नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके। जब आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या टेबल बना रहे हैं या इसको शेड्यूल भी कहते हैं, तो कितने कॉलम्स बनेंगे, हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड 2 रिलेशन बताता है, किसका, प्राइस विद क्वांटिटी, 2 कॉलम्स बने। बिल्कुल आसान सी बात है। मैं यहाँ पे प्राइस ले रही हूँ, लेट्स से क्या दिख रहा है, प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको क्वांटिटी डिमांड क्या होती हुई दिखानी है, हमें ये बात पता है। आप कोई सी भी फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, आप 5 4 3 2 1 लिख दें, या आप बोले मैं डिमांड तो थोड़ी ज़्यादा यूनिट्स की होती है तो आप लिख लें 50 40 30 20 10। कोई नई बात करी है हमने इसमें, जो स्टेटमेंट में बात हुई वही। अगर मैं यहाँ पे 10 से 50 तक लेकर चली जाती तो गलत हो जाता मेरा टेबल ना। तो टेबल भी आपने स्टेटमेंट को ही फॉलो करते हुए बनाना है। स्टेटमेंट कह रही है कि भाई इन्वर्स रिलेशन है, तो ये इन्वर्स रिलेशन आपको टेबल में भी दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने घर से क्या करके आना है, मैं कोई ना कोई काम तो दूंगी ना आपको,
ठीक है, तो मैं आपको आज कोई चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ नहीं दे रही, मैं आपको क्या काम दे रही हूँ कि आपने एक ग्राफ बनाना है। अच्छा, जो इससे पहले अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक ग्राफ नहीं बनाया, तो मैं बस एक आपको थोड़ा सा नो हाउ दे देती हूँ कि हम थ्रू आउट इकोनॉमिक कोर्स टू डायमेंशनल ग्राफ यूज़ करेंगे, जिसमें 2 एक्सिस होंगे। एक कौन सा एक्सिस होता है? एक्स, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहलाता है। ठीक है, ये बात सबको पता है इब्राहिम? और एक होता है वर्टिकल एक्सिस, जिसको आप क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। यहाँ पे कुछ और बातें भी बताने की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, लेकिन उसका टाइम नहीं है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि आपने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? प्राइस। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? क्वांटिटी डिमांड। बस अभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ। क्यों करना है ये बात कब बताऊँगी? नेक्स्ट क्लास में। प्राइस ही क्यों प्लॉट करी वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, ये बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या करना है? घर से ग्राफ बना के आना है। कैसे बनाओगे? फिगर्स से सामने मेंशन है, प्राइस 1 से लेकर 5 तक है, आपने 1 से लेकर 5 तक प्लॉट करना है, क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करनी है, और फिर आप एक ग्राफ बना के आएंगे। ट्राई आपने करना है, चाहे आप गलत बना के आएँ, जैसा तैसा भी, जो समझ में आता है आपको, ठीक है ना। एक रफ सा ग्राफ बना के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूँगी, फिर हम उसको देखेंगे कि ग्राफ एक्चुअल में कैसे बनना है, और हम बात करेंगे कि प्राइस वाई एक्सिस पे क्यों प्लॉट होती है, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पे क्यों प्लॉट हो रही है, इसका क्या कोई रूल है या क्या है, ठीक है ना। तो ये 12:30 तक हमारी क्लास थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं हम, और प्लीज़ आप लोग इसके साथ साथ आप दोनों का काम है कि चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ आपने लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलें।